हे एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट करते हैं गांधी जी की एक सिंपल सी स्टोरी से। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी के लिए दो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो उनके क्लोज थे, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और यू कैन से पार्ट ऑफ हिज सोल थे। ओके, व्हाट वर दे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आई होप यू एग्री विद दैट। Now let's fast forward to the non-cooperation movement 1922. What happened there? There was a violent protest that broke out in Chora Chori. I hope you know that story. And Gandhiji gave the reason that it went against the principle of non-violence and that people had not learned and fully understood the method of non-violence. ओके, चोरा चोरी की इंसिडेंट हुआ, गांधी जी कहते भाई नो, ये नॉन वायलेंस के अगेंस्ट है। और रिमेंबर, एक ही इंसिडेंट हुआ और कुछ नहीं हुआ था, और उन्होंने पूरा का पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। सभी के सभी फ्रीडम फाइटर, जो पुराने फ्रीडम फाइटर, सभी ने उनको क्रिटिसाइज किया, गांधी जी मूवमेंट फुल स्विंग पे है, हमें आजादी मिल जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो, बट वो नहीं सुनते। अब आते हैं आगे, क्विट इंडिया मूवमेंट 1922। अगेन डू एंड डाई का नारा था। देयर वाज अगेन वायलेंट प्रोटेस्ट इन मेनी प्लेसेस, सिंगल नहीं, बहुत सारी जगह, बट दिस टाइम गांधी जी डिड नॉट विड्रॉ। क्वेश्चन इज देयर, इस बार गांधी जी ने विड्रॉ नहीं किया मूवमेंट। इवन ब्रिटिशर्स ने उनको पूछा कि सर गांधी जी क्रिटिसाइज तो कर दो कम से कम, गांधी जी ने क्रिटिसाइज भी नहीं किया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिमाग में ये आता है, सर ऐसा कैसे हो गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जिससे एक इंसिडेंट हुआ चोरा चोरी, वहां पे वापस ले लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट है जहां पे बहुत सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उन्होंने क्रिटिसाइज तक नहीं किया। सोचने वाली बात है। अब जो गांधी जी के लिए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो बिल्कुल हार्ट पे था, फिर भी उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसका क्या रीजन होगा? इसका सर आंसर है कोर्ट में। अब उसको डिस्कस करते हैं। Anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person, right degree, at the right time, for the right purpose, in the right way, that is not easy. It is said by Aristotle, and whoever can do this should be known as emotionally intelligent person. अगर देखो, गुस्सा आना नेचुरल है, इट्स एन इमोशन, ओके, बट किस बंदे के साथ करना है, कितनी डिग्री में करना है, किस टाइम पे करना है, पर्पस क्या है, तरीका क्या है, ये करना इजी नहीं है। और जो इंसान ये कर सके ना, समझ लो वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। अब बात करते हैं गांधी जी की स्टोरी की। गांधी जी को पता था नॉन वॉयलेंस एंड ट्रूथ उनका बेसिक प्रिंसिपल है, उनका फाउंडेशनल प्रिंसिपल, बट उनको पता था 1942 में कि ये राइट टाइम नहीं है इस प्रिंसिपल को होल्ड करने के लिए, क्योंकि हम उस वक्त फुली प्रिपेयर्ड थे आजादी के लिए। तो उन्होंने इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जाने दिया। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। लेट मी रीड इट अगेन, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट to be angry with the right person, right degree, right time, for the right purpose, in the right way, that is not easy. गांधी जी को पता था यही राइट टाइम है कि भाई इन प्रिंसिपल को अब ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मैं फिर से मूवमेंट वापस ले लूंगा। उनको राइट टाइम पता था कि इस टाइम इन प्रिंसिपल को सेक्रीफाइस करने में ही फायदा है और हमें आजादी मिल जाएगी, और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। इसीलिए गांधी जी को बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहा जाता था। इवन ब्रिटिशर्स उनसे डरते थे, उनको समझ में नहीं आता क्या साइकोलॉजी के साथ ये गांधी जी काम करते हैं, उनको खुद समझ नहीं आता था। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक स्टडी को। एक स्टडी की गई थी हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके, ये 1940s की बात है और उनको ऑब्जर्व किया गया लेटर ऑन, जब वो 40 साल के हो गए थे, अराउंड ग्रुप में थे 40 और 50 के। ओके, अब इस स्टडी में किया क्या गया, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया भाई जब वो कॉलेज में थे, हार्वर्ड में थे, पढ़ रहे थे, भाई कौन टॉपर है, कौन मीडियोकर है, इन सभी को एक डेटा कलेक्ट किया गया। लेटर ऑन लाइफ में फिर चेक किया गया। अब देखा भाई ये जो टॉपर था कहाँ है, क्या कर रहा है, ये जो मीडियोकर था जो बच्चा, वो कहाँ है, सारे के सारे। पाया ये गया जो सर जो टॉपर था ना वो एवरेज लाइफ जी रहा है। होना तो ये चाहिए था, जो क्लास का टॉपर वो तो कहीं सीईओ बना बैठा होना चाहिए था या कुछ बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ जो मीडियोकर थे वो अच्छा कर रहे थे लाइफ में, करियर वाइज भी और पर्सनल लाइफ में, जैसे उनका जो रिलेशनशिप है, फैमिली है, फ्रेंडशिप है, वहां सब अच्छा कर रहे थे। अब ये चीज ना समझ नहीं आती कि दिक्कत कहाँ है, ये कैसे हो सकता है? जिस बंदे में इतना हाई आईक्यू है वो लाइफ की एक एवरेज लाइफ जी रहा है, जिस बंदे में नॉर्मल आईक्यू था, मतलब एक एवरेज बंदा था, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म थी कि कोई दूसरा फैक्टर है आईक्यू के अलावा जो ये काम कर रहा है, और वो जो दूसरा फैक्टर ना सर वो ईक्यू है, इमोशनल कोशेंट। आईक्यू है, आईक्यू ऐसा नहीं कि वेस्ट है। अब इस स्टडी के ऊपर ये पाया गया कि आईक्यू कंट्रीब्यूट करता है जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस।
रेस्ट 80% डिपेंड करता है आपके EQ पे कि आपका EQ कैसा है। मैं आपको एक सिंपल सा और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एस्पिरेंट है डेफिनेटली तभी ये वीडियो देख रहे होंगे। थिंक अबाउट द टॉपर फ्रॉम द बैच ऑफ 1998 2007 कि भाई किसने टॉप किया था यूपीएससी में। अगर आपको याद हो, डेफिनेटली नाम याद नहीं होगा, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस के लिए डेफिनेटली नाम याद होंगे। अशोक खेमका है, संजीव चतुर्वेदी है, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के नाम याद होंगे भाई जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अब इन्होंने टॉप नहीं किया था, एकेडमिकली ये अच्छे थे, बट जो टॉपर था होना तो ये चाहिए ना भाई, इतना अच्छा है तो वो ही परफॉर्म करेगा, नहीं। पाया ही गया कि EQ मैटर करता है और EQ 80% डिसाइड करता है आपकी सक्सेस। Let's define emotional intelligence. It is the ability such as being able to motivate oneself and persist in the face of frustration, to control impulses and delay gratification, to regulate one's mood and keep emotion from swamping the ability to think, and finally to empathize and to hope. That's how we define emotional intelligent. अब मैं इसके जो मैंने एक्चुअली डिवाइड किया इनको 4 कंपोनेंट में, इसको एक एक करके मैं आपको इसके पीछे ना स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको कोरिलेट कर पाओगे भाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। ओके, वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट, it is ability such as being able to motivate oneself and persist in the face of frustration. सर, हार्ड टाइम सभी का आता है। ओके, अब डिपेंड करता है आप कैसे उसको मैनेज करते हो। हार्ड टाइम इन द सेंस कि बुरा टाइम। अब कुछ लोग आपने सुना होगा दुखी आत्मा टाइप होते हैं, रोते रहेंगे मेरे साथ ये हो रहा है, बुरा है मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन कुछ आपने लोग देखे होंगे, कोई बात नहीं, बुरा हो रहा है मैं फिर से ट्राई करूंगा, मैं फिर से कामयाब हो जाऊंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है BR अम्बेडकर। मैं आपको उनकी एक स्कूल की स्टोरी सुनाता हूँ। स्कूल में जब वो थे ना, डिस्क्रिमिनेशन तो होती थी, शेड्यूल कास्ट से वो बिलोंग करते थे। अब डेली डेली की बात कर रहा हूँ, और स्कूल में जब वो बच्चा था, इमेजिन कितनी पावरफुल आपको वो चाहिए होगा माइंड सेट अपना। डेली स्कूल जाते थे और उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, एक कोने में बैठना पड़ता था और अपना एक गनी बैग लाना पड़ता था, जो बोरी नहीं होती जिसके ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं, जिसमें आटा गेहूं समथिंग लाइक दैट, वो लेके आते थे और उसी में बैठते थे और उसी को वो वापस भी लेके जाते थे डेली। इसके अलावा जो पानी पीना होता था वो पब्लिक टाइप से पी नहीं सकते थे, तो उनको एक ब्राह्मण पियन था वो पानी पिलाता था, और वो भी ऐसे ऊपर से करके, जैसे यूं नहीं हम सूरज को पानी देते हैं ऐसे, इमेजिन। और जब वो पीएन नहीं आता था तो उनको प्यासा रहना पड़ता था। अब ये चीज देखो, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी डीमोटिवेशन, मतलब आप इमेजिन करो वो लाइफ कैसी होगी। और वो बंदा वो लाइफ डेली जी रहा है, डेली, स्कूल में भी घर पे भी। अब इस चीज को सोचो, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो फ्रस्ट्रेशन में, सेटबैक में, और जो जितना जल्दी वापस आता है वो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। ये चीज देखना, ये सोचना, आप अपने साथ देखना और अपने आसपास देखना। ऐसा नहीं है, देखो सर सेटबैक सभी के लाइफ में कोई भी है, बट डिपेंड करता है उस सेटबैक से आप कैसे निकल पाते हो। तो यहाँ मैं हमेशा BR अम्बेडकर का एग्जांपल याद रखता हूँ इस चीज के लिए। नेक्स्ट, टू कंट्रोल इंपल्स एंड डिले ग्रेटिफिकेशन। इंपल्स का एग्जांपल है एंगर। क्या जो मैंने अभी एरिस्टोटल का कोट बताया था वो एंगर के लिए बेस्ट है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन टू डिले ग्रेटिफिकेशन, इसका क्या मतलब है सर? ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। अभी सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज से आ सकती है। अब क्योंकि आप एस्पिरेंट हो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नींद का। सुबह सुबह डेली हम अलार्म लगाते हैं कि हम इतने बजे उठ जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को क्या कहते हैं, यार 5 मिनट और 10 मिनट और सो ले। सर यही है ग्रेटिफिकेशन। खाना, खाना हमें पता है कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन हमें क्या है पता है, बाहर का जो जंक फूड है वो घटिया है, सेहत के लिए अच्छा नहीं, बस लेकिन स्वाद के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए वो हम खाते हैं। सेम ग्रीडीनेस, जो अगर आप सोचते हो ना करप्शन क्यों होती है, रुकते क्यों नहीं है, उसका मेन कारण ही ग्रेटिफिकेशन है। क्योंकि हमारा कोई, हमें लगता है और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, ये ग्रेटिफिकेशन खत्म नहीं होती। और ये ग्रेटिफिकेशन हर जगह है। आपने ये भी देखा होगा कि आपने कोई सीरीज स्टार्ट करी है, अगर आप मूवी लवर हो या कोई सीजन देखते हो, आपने पहला एपिसोड शुरू किया, जब तक वो खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरेस्टिंग बना रखा उन्होंने, वो खत्म ही नहीं हो रहा, आप कंटिन्यूस देख रहे हो, आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को रोक ही नहीं पा रहे हो। आपको पता है आपने ब्रेक लिया था 10 मिनट का, अब वो हो गया 1 घंटा। सेम इंस्टाग्राम पे रील देखी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, ग्रेटिफिकेशन रोक ही नहीं पा रहे हो। अगर आप में ये चीज नहीं है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो, रिमेंबर दिस थिंग। और ग्रेटिफिकेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। वो खाने पीने से हो सकती है, सोने से हो सकती है, मूवी देखने से हो सकती है, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो वो भी हो सकती है। आपको जैसे मैं ये खुद के लिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं पर्टिकुलर 3-4 सब्जेक्ट की किताबें ज्यादा पढ़ता रहता था, और जबकि जो रिक्वायरमेंट थी जैसे इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, उनकी कम पढ़ता था, जो टोटली एक बेवकूफी है, इसीलिए मेरा हुआ भी नहीं। ठीक है,
वहां मैं एथिक्स की 3-4 किताबें पढ़ ली हैं, पॉलिटी की 3-4 किताबें पढ़ ली हैं, वो ग्रेटिफिकेशन थी, इंटरेस्ट था कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको और डिटेल में पढ़ते। सर जरूरत ही नहीं है, मुझे यूपीएससी पे फोकस देना चाहिए था। तो ये होता है ग्रेटिफिकेशन, डिले योर ग्रेटिफिकेशन, और जो ये कर पाता है वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है। नेक्स्ट, टू रेगुलेट वंस मूड एंड कीप इमोशन फ्रॉम स्वैम्पिंग द एबिलिटी टू थिंक। आपने कहावत सुनी है, नेवर टेक डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री एंड नेवर मेक प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी। जब भी आप गुस्से में कभी डिसीजन मत लो, और कभी भी प्रॉमिस मत करो जब आप खुश हो। ये सब एग्जैक्टली उसी पे अप्लाई होता है। टू रेगुलेट वंस मूड एंड कीप इमोशनल फ्रॉम स्वैम्पिंग द एबिलिटी टू थिंक। इमोशनल होके नहीं सोचना, कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई भी काम नहीं करना। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग। इसका सिंपल सा ही मतलब है, मैं इसको चीज को ऐसे ही याद रखता हूँ। आपने बड़ा सुना होगा ना यार, इमोशनल मत हो या इमोशनल की डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो यही है। आपके इमोशंस का और जो रैशनैलिटी है उसका मिक्सअप नहीं होना चाहिए। जो आप सोचते हो ना रैशनैलिटी दिमाग से, कुछ लोग कहते हैं दिल से सोचना चाहिए, नहीं सर ऐसा नहीं है। दिल किसी और चीज के लिए, वो एम्पैथी और होप के लिए है। ओके, दिल का मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट है, बट जब सोच रहे हो ना, जो इमोशनली होके नहीं सोचना आपने। इसका सिंपल सा मतलब ये है। ओके, टू रेगुलेट वंस मूड एंड कीप इमोशन फ्रॉम स्वैम्पिंग द एबिलिटी टू थिंक रैशनली। अगर आपको इमोशनल हावी हो रहे हैं तो ब्रेक लो, पोज लो, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद करना। जब आप ठंडे हो जाएगा, एड्रेनल रश जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तब करना। एंड लास्ट इज टू एम्पैथाइज टू होप। एम्पैथी सिंपली मींस पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज। किसी के दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तब आप शायद उसकी जो प्रॉब्लम समझ पाओगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिजर्वेशन। जो अपर कास्ट से बच्चे हैं वो बड़ी मतलब आजकल बड़ा बुरा बोलते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी यूज कर रहे हैं, एससी या एसटी। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, उनकी लाइफ जी के देखो, आपको पता चलेगा। शेड्यूल ट्राइब का एग्जांपल देता हूँ। आप कभी हिली एरिया में रहे हो, आपको पता चलेगा वहां पे क्या कितनी कितनी प्रॉब्लम है। खाना कैसे है, पीना कैसे है, कैसे पैदल चलना पड़ता है, कोई रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। सर आपको तब पता चलेगा। सेम विद शेड्यूल कास्ट, उनको कितनी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। आपके पास लैंड है, उनके पास नहीं है, उनके पास यही एक जरिया है, एजुकेशन, जिसके थ्रू, या जॉब है जिसके थ्रू वो अपनी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं नहीं, उनको तो अलग से ही मिल रहा है सब कुछ, सभी उनके लिए है, सब स्कीम्स उन्हीं के लिए। नहीं सर, स्कीम्स आपके लिए भी है, उनके लिए काम किया जा रहा है, और उनको इस चीज से निकालना जरूरी है, तभी इक्वालिटी आएगी। और ये चीज अगर आपको समझनी है तो आपको उनकी लाइफ जीनी पड़ेगी। सोचो कि वो कैसे जी रहे होंगे, अंबेडकर जी के बारे में सोचो, आपको समझ में आएगा। ये होता है टू एम्पथी, टू एम्पथाइज विद अदर पीपल। एंड लास्ट इज टू होप। इसी का कंपोनेंट है टू होप। वैसे तो सिंपल वर्ड है, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको ना इसकी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। ये स्टोरी है सावित्री बाई फुले और उनकी एक फ्रेंड फातिमा की। अब होता क्या है, उन्होंने स्कूल, गर्ल्स स्कूल पहली बार ओपन किया होता है, तो उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। और होता क्या है, चलते चलते उनके कभी कोई मुंह पे कीचड़ फेंक देता था, कभी कोई पत्थर मारता था, कभी गोबर फेंक देता था, ये सब उनको फेस करना पड़ता था। और मैं बात कर रहा हूँ 1848 की, ये उस टाइम की स्टोरी है। अब होता क्या, एक दिन ऐसे ही यूजुअल वो स्कूल जा रही होती है फातिमा, उनके मुंह पे कोई गोबर फेंक देता है, और वो जब भाग के वॉशरूम जाती है, अपना मुंह मां साफ करते हैं, इतनी ही देर में जो सावित्री बाई फुले आ जाती हैं। अब उनको रोता हुआ देखते हुए वो कहती है कि क्या हुआ, ये डोंट वरी, हम इसको कर लेंगे, ठीक हो जाएगा सब, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कह रही नहीं, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है कि लोग मेरे ऊपर गोबर फेंक रहे हैं, मुझे टेंशन इस चीज की है, मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है रिबी, जो 13-14 साल की है। उसके अब्बू उसकी शादी कर रहे हैं किसी 40 साल के बंदे से। कह रही जब मैंने उनके फादर को समझाने की कोशिश की तो कहते कि लड़की को करना क्या, पढ़ लिख के घर का ही तो काम करना है, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है। तो इस पे ना करीब बड़ी उदास होती है फातिमा। तो इस पे जो सावित्री बाई फुले ने उनको समझाती है, कह रही ये देखो, उनको ना रजिस्टर लेके आती है अंदर से जाके, और एनरोल दिखाती है, एनरोलमेंट दिखाती है कि ये देख हमने 6 लड़कियों को एनरोल किया है, और जो चेंज है वो धीरे धीरे आता है। मैम ये होता है होप, ये होती है होप कि हम किसी चीज को अच्छा सोचे कि इन फ्यूचर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये चीज देख के फातिमा थोड़ा ठीक होती है कि देखो, आज 6 लड़कियां आई हैं, 10 साल बाद 20 हो जाएंगी, फिर 50 हो जाएंगी, फिर 100 हो जाएंगी, और धीरे धीरे चेंज आ जाएगा। और आज प्रेजेंट टाइम में देखो, ठीक है, 2024 में देखो, अब हर लड़की पढ़ पा रही है, एटलीस्ट 90% तो पढ़ पा रही है। अगर 10% की भी मैं अगर बात करूं नहीं पढ़ पा रही तो 90%। अब ये धीरे धीरे ही चेंज आता है, और ये होता होप। उन्होंने 1848 में होप करना शुरू किया था, और आज उसका रिजल्ट देखो। सेम चीज आपके साथ होने वाली है अगर आप सिविल सर्वेंट बनोगे। आप
किसी ड्रेडेड क्रिमिनल को मार दोगे या कुछ एनकाउंटर करोगे, फिर एक नया पैदा हो जाएगा, तो एक साइकिल चलता रहेगा। सेम पॉलिटिशियन के साथ है, कोई पॉलिटिशियन आएगा, कोई चला जाएगा। अब आपको एक होपफुल लाइफ रखनी है कि भाई मुझे तो पब्लिक के लिए काम करना है ना, कंटिन्यूअसली काम करते रहना है। कल को आपको कोई ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको दुखी नहीं होना है, रादर देन वहां पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, मैं लोगों के लिए वहां पे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इन केस स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो नोट्स है आप मेरे RS एथिक्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे मैं साथ ही साथ करंट अफेयर न्यूज जो स्पेसिफिकली एथिक्स से रिलेटेड है वो भी अपडेट करता हूँ। ओके, चलिए मैं चलता हूँ, बाय।